हेलो क्लास एट्थ बेटा, चैप्टर नंबर 9 फोर्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट थर्ड की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे और 2 पेजेस की रीडिंग आज हम करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। अगर आपको बेटा कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स मिलती है आपको यहाँ पर, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, चलिए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ए राइप फ्रूट फॉल्स ऑफ ए ट्री एंड फॉल्स स्ट्रेट टू द ग्राउंड। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि एक राइप फ्रूट जो होता है वो जब ट्री से यानी पेड़ से टूटता है तो वो फॉल्स स्ट्रेट टू द ग्राउंड, तो वो सीधा ग्राउंड पर आकर गिरता है। ए बॉल ड्रॉप्ड बाई ए चाइल्ड फ्रॉम ए बालकनी फॉल्स टू द ग्राउंड। कोई बच्चा अगर बालकनी में खड़ा हो, अगर वो एक बॉल को ड्रॉप कर दे तो वो सीधा ग्राउंड पर आकर गिरती है। सो देयर मस्ट हैव बीन, तो यहाँ पर एक फोर्स होता है विच एक्ट ऑन दीज ऑब्जेक्ट, जो इन ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से ऑल ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, द ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवार्ड्स द ग्राउंड, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये क्या होता है इनके साथ, ये ग्राउंड की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि गिर जाते हैं। ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड की तरफ गिर जाते हैं। दिस इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो ये जो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो फोर्स है जिससे अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स व्हेन लेट गो डाउन फॉल फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड। जब कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो तो सभी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जब उनको फ्रीली ड्रॉप किया जाता है, जब वो नीचे गिरते हैं तो सीधा ग्राउंड की तरफ फ्रीली गिर जाते हैं। द अर्थ्स ग्रेविटी स्टॉप ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गोइंग अप, तो जो अर्थ की ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट्स को ऊपर जाने से रोकती है। व्हेन ए बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट इट्स स्पीड गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, जब एक बॉल को आप किसी ऊंचाई से, किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, इट्स स्पीड गोज़ इंक्रीजिंग, तो इसकी पहले तो स्पीड बढ़ती है, इंक्रीज होती है। द स्पीड ऑफ फॉलिंग बॉल और एनी अदर फॉलिंग बॉडी, कोई भी बॉल हो गिरती हुई या कोई ऊपर से नीचे गिरती हुई कोई बॉडी हो, तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होती है। बिकॉज द अर्थ अप्लाइज ए पुलिंग फोर्स ऑन इट विच इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि क्या होता है कि अर्थ इन सभी ऑब्जेक्ट्स पर, जो फॉलिंग बॉल है या और कोई फॉलिंग बॉडी है, इनकी स्पीड इसलिए बढ़ती है क्योंकि अर्थ उन पर एक क्या लगाती है, एक पुल लगाती है, क्या करती है, एक खिंचाव लगाती है अपनी तरफ, है ना, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन ए बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड, इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर एक किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, देन इट्स स्पीड गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, तो इसकी स्पीड जो होती है धीरे धीरे घटती जाती है। दिस इज़ बिकॉज द अर्थ अप्लाई ए पुलिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ जो है उस बॉल पर, ऊपर जाती हुई बॉल पर, है ना, डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर, नीचे की तरफ डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, तो वो नीचे की तरफ लगने लगता है। अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉल, यानी कि वो जो लगता है वो बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जो मोशन कर रही होती है। अगर ऊपर की मोशन हो रही है तो वो डायरेक्शन नीचे को हमें देगा, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर,
तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है ये डिपेंड करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के मास पर एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, कि ये एक दूसरे से कितना दूर है। ऑब्जेक्ट्स विद लार्जर मास हैव ए लार्जर फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट लार्जर है, ज़्यादा उसका मास है, तो उस पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। देयरफॉर एन ऑब्जेक्ट विद मोर मास विल हैव मोर वेट, इसलिए जितना ज़्यादा मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का उतना ही उसका वेट ज़्यादा होगा। द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ, तो जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी बॉडी को, तो वो वेट ऑफ द बॉडी कहलाता है ऑन द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है वी मेज़र वेट विद द डिवाइस नोन एज ए स्प्रिंग बैलेंस, तो हम जो वेट मेज़र करते हैं एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। मास ऑफ ए बॉडी इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम्स, तो हम किसी बॉडी का मास जो है वो किलोग्राम में मेज़र करते हैं। वेराज वेट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स और किलोग्राम फोर्स, तो हम वेट को किस चीज़ से मेज़र करते हैं, न्यूटन्स और किलोग्राम फोर्स, ये यूनिट है, और किलोग्राम वेट। ठीक है, तो ये यूनिट है मेज़र करने की वेट को। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ आल्सो अफेक्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में, ये भी अफेक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स को। स्पेस क्राफ्ट मूव्स बियॉन्ड द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं ये भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बियॉन्ड मूव करते हैं। वाइल ए बॉल, जबकि एक बॉल थ्रोन हाई, जो ऊंचाई से फेंकी जाती है, इन एयर कम्स बैक, है ना, तो जो हम किसी ऊंचाई तक बॉल को फेंकते हैं तो वो वापस आ जाती है कहाँ पर, टू द अर्थ पर। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। यहाँ पर एक्टिविटी 4 आपको दिया गया है। यहाँ पर क्या चीज़ हमें शो करना है, एम टू सी द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस, डिफरेंट मास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमें मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं आपके पास, स्मॉल स्टोन, फेदर और ए बॉल ऑफ कॉटन। ठीक है, या तो आपके पास रुई का एक गोला हो, है ना, रुई हो थोड़ा, उसका आप गोले के शेप में कर लीजिएगा, और एक स्मॉल स्टोन लीजिएगा। तो प्रोसीजर किस तरह से करते हैं चलिए देखते हैं। टेक ए स्मॉल स्टोन इन वन हैंड, एक हाथ में आप छोटा पत्थर का टुकड़ा लेंगे, एंड ए फेदर और ए बॉल ऑफ कॉटन इन अदर हैंड, दूसरे हाथ में कोई रुई का आप गोला ले लेंगे। लेट द बोथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फॉल टू द ग्राउंड साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, और एक एक करके दोनों को एक ही साथ आप छोड़ देंगे ग्राउंड की तरफ। वाट डू यू ऑब्ज़र्व, आपको क्या ऑब्ज़र्व होगा, तो ऑब्ज़र्वेशन क्या होगा चलिए देखते हैं। यू विल ऑब्ज़र्व दैट द स्टोन हिट्स द फ्लोर विथ ग्रेटर फोर्स, तो जो स्टोन होता है वो ग्रेटर फोर्स से टकराता है किस चीज़ से, ग्राउंड से। और कंक्लूजन क्या मिलता है आपको इससे, दिस हैपन्स बिकॉज द स्टोन हैज़ मोर मास, यानी वेट। तो क्या पता लगा आपको, स्टोन में ज़्यादा मास होता है, वेट ज़्यादा होता है, देन द लाइट कॉटन बॉल से ज़्यादा होता है ना, और फेदर अगर आपके पास हो, एंड फोर्स ऑफ एक्ट्रेक्शन ऑन इट्स ग्रेटर, तो जो स्टोन होगा तो उस पर फोर्स ऑफ एक्ट्रेक्शन भी ग्रेटर लगेगा। एक और एक्टिविटी आपको यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर आपको दिखाना है कि टू सी द इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आपको यहाँ पर क्या दिखाना है, एक डेमोस्ट्रेशन है, यहाँ पर एक्टिविटी है कि क्या इफेक्ट होता है, चलिए देखते हैं। तो मटेरियल्स क्या क्या चाहिए आपको, एक कॉम्ब और ए प्लास्टिक रूलर, बिट्स ऑफ ड्राई पेपर, कुछ आपको सूखे कागज़ के टुकड़े चाहिए, एक आपको प्लास्टिक की रूलर चाहिए या कॉम्ब चाहिए। ठीक है, तो कॉम्ब तो आपके पास इजीली मिल जाती है, जिससे आप सुबह को अपने बालों में कंघी करते हैं। ठीक है, चलिए प्रोसीजर देखते हैं।
तो सबसे पहले क्या कह रहा है ये, कॉम्ब योर ड्राई हेयर अगेन एंड अगेन। आपको क्या करना है, जो कॉम्ब लेंगे आप उसको बार बार अपने ड्राई हेयर्स यानी सूखे बालों में रगड़ना है, रब करना है, या फिर अपने बालों को सही से कर लेना है, जिससे क्या हो कि वो आपकी जो कॉम्ब है वो आपके हेयर से टच हो, रब हो, ठीक है। सम हेयर आर पुल्ड टुवार्ड्स द कॉम्ब, तो कुछ हेयर जो आपके हैं वो कॉम्ब की तरफ पुल हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज योर हेयर एंड कॉम्ब हैव डेवलप्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये इस वजह से होता है कि आपके हेयर्स में और कॉम्ब जो है उसमें रबिंग के कारण एक फोर्स आ जाता है, यानी एक चार्ज आ जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, है ना। नाउ अगेन कॉम्ब योर ड्राई हेयर वाइग्रसली, अब तेज़ी के साथ अगर हम क्या करें, उस कंघी को, उस कॉम्ब को अपने बालों से हेयर पे, ड्राई हेयर से रब करते रहेंगे, तो क्या होगा, ब्रिंग द कॉम्ब नियर टिनी बिट्स ऑफ ड्राई पेपर एंड ऑब्जर्व दैम, आप छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े हों, है ना, तो ड्राई पेपर के उसके पास कॉम्ब को ले जाकर देखिए, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द पीस ऑफ ड्राई पेपर रश टुवार्ड द कॉम्ब, तो वे जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पेपर के वो किससे चिपक जाते हैं, कॉम्ब से चिपक जाते हैं, उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो कंक्लूजन क्या हुआ, इट इज़ बिकॉज वाइग्रस रबिंग मेक्स द ड्राई कॉम्ब इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो वो जो कॉम्ब है जिसको आपने बहुत तेज़ी के साथ रब किया था अपने हेयर्स में, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज द कॉम्ब अटैक्स टिनी बिट्स ऑफ पेपर, तो जो ये प्रेजेंस है उस चार्ज की कॉम्ब पर, वो अट्रैक्ट करती है टिनी बिट्स ऑफ पेपर, जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े होते हैं। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अट्रैक्ट्स द पीस ऑफ पेपर विद ए फोर्स विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है जो अट्रैक्ट करता है पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को, है ना, एक फोर्स के साथ, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं उसको। टेक ए स्मॉल बैलून, एक स्मॉल बैलून लीजिए, एंड इन्फ्लेटेड, इसको थोड़ा फुलाइए, नेक्स्ट रब इट ऑन योर हेयर फॉर ए फ्यू मोमेंट, कुछ टाइम के लिए अपने सिर पर उसको रब कीजिएगा। नाउ प्लेस इट अगेंस्ट ए वॉल, अब इसको एक दीवार के सहारे थोड़ा सा लगाइएगा। द बैलून विल स्टक टू द वॉल, तो वो जो बैलून है वो चिपक जाएगा वॉल से, दीवार से। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये किस वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। चलिए अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। चलिए मैग्नेटिक फोर्स पढ़ लेते हैं। यू हैव ऑफन सीन ए मैग्नेट, आपने मैग्नेट देखी होगी। इट अट्रैक्ट्स आयरन नेल्स, पेन्स, कीज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन लाइक स्टील, निकल एंड कोबाल्ट, तो ये जो कुछ मैग्नेट्स होती हैं, ये आयरन नेल्स, पिन्स, कीज़ और जो भी ऑब्जेक्ट आयरन के बने होते हैं जैसे स्टील, निकल, कोबाल्ट के बने होते हैं, उनको अपनी तरफ खींचता है। ए मैग्नेट आल्सो अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अनअदर मैग्नेट, एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। द फोर्सेज एसोसिएटेड विद मैग्नेट और कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्सेज, तो जो फोर्स एसोसिएट होता है मैग्नेट के साथ उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर कुछ और रीडिंग करते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी 6 है, इसको आप पढ़ लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है कुछ डिस्टेंस से वर्क करता है। देयरफॉर इट इज़ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। मैग्नेट्स कॉज ए फोर्स इन द एरिया अराउंड दैम, तो मैग्नेट जो होती हैं वो डेवलप करती हैं अपने चारों तरफ एक एरिया को, ठीक है। द एरिया ऑफ फोर्स अराउंड ए मैग्नेट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो एरिया ऑफ फोर्स होता है उसके चारों ओर, किसी मैग्नेट के चारों तरफ, तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वी कैन नॉट सी ए मैग्नेटिक फील्ड,
हम मैग्नेटिक फील्ड को नहीं दे सकते, बट वी कैन सी व्हाट इट डज़, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ये क्या कर सकती है, ठीक है। बट वी कैन सी व्हाट इट डज़, ये क्या कैसे वर्क करती है, ये क्या करती है। द अर्थ आल्सो हैज़ ए मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। इट इज़ सराउंडेड बाय मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो ये जो होती है घिरी हुई होती है, सराउंडेड होती है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स से। वी कैन यूज़ मैग्नेटिक कंपास टू सी द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ अर्थ, तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स होती है उसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक कंपास का। अब बात करते हैं हम यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स की। चलिए इसको रीडिंग करते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट अमंग द स्मॉल पार्टिकल्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो एक्ट करता है स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में, इन द सेंट्रल पार्ट, बिल्कुल बीच में, किसके बीच में, ऑफ एन एटम, किसी एटम के बीच में, विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, विच हेल्ड द पार्टिकल टुगेदर, जो पार्टिकल को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट हमारा आज का टॉपिक है स्प्रिंग बैलेंस। ये देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें स्प्रिंग बैलेंस आपको पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है। स्प्रिंग बैलेंस का क्या वर्क होता है, कैसी होती है, चलिए पढ़ते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र द वेट ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का वेट मेज़र करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का हम यूज़ करते हैं। द ऑब्जेक्ट टू बी वेड इज अटैच्ड to the hook of spring balance which is held vertically either from a hook or with a hand। और ये जो स्प्रिंग बैलेंस होती है ये जो होती है किसी हुक या हैंड के द्वारा एक जगह पर फिक्स होती है, ठीक है। और दूसरी जगह जो इसका हुक होता है वहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, लटका देते हैं, अटैच कर देते हैं। द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड, क्या होता है इसमें, स्प्रिंग स्ट्रेच होती है, खिंचती है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, एंड हैंस, और इसकी वजह से द पॉइंटर स्लाइड्स, पॉइंटर क्या होता है, स्लाइड होता है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड ऑन द इनग्रेव्ड स्केल, जो आपके पास वहाँ पर स्केल लिखा होता है उस पर आपको पता लग जाती है रीडिंग्स। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रीड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्केल, तो इस स्केल से हम पोजिशन पॉइंटर की नोट कर लेते हैं रीडिंग को, और हमें वेट पता लग जाता है किसी भी बॉडी का। तो बेटा आज हमने यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है। आई होप आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखा होगा, समझा होगा, और हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझा होगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट टर्म लगती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताइएगा, और इस वीडियो को 3-4 टाइम ज़रूर देखिए, जिससे आपको अच्छी तरह से मीनिंग समझ में आ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।